द मॉलिक्यूल ऑफ मोर, डोपामिन। क्या कभी आपने सोचा है कि क्यों कुछ लोग दुनिया जीतने का सपना देखते हैं और कुछ बस अपनी छोटी सी दुनिया में खुश रहते हैं? क्यों कुछ लोग हमेशा नए आइडियाज़ और एडवेंचर्स के पीछे भागते हैं और कुछ लोग एक ही रूटीन में सुकून से जीते हैं? जब भी हम लाइफ में कुछ नया करने के सोचते हैं, चाहे वो कैरियर में ग्रोथ हो, नए रिलेशनशिप की एक्साइटमेंट हो या एडवेंचर पर निकलना हो, एक ही मॉलिक्यूल है जो हमारी बॉडी को एक्टिवेट करता है और वो है डोपामिन। ये किताब एक सफ़र है इस डोपामिन नाम के मॉलिक्यूल के पीछे, जो हमारे सपनों, डिज़ायर्स और डिसीजंस को कंट्रोल करता है। इस किताब में हम समझेंगे कि किस तरह डोपामिन हमारे हर दिन की ज़िंदगी को कंट्रोल करता है, हमें ऑब्सेसिव बनाता है और कभी कभी डिस्ट्रक्शन की तरफ भी ले जा सकता है। साइंस, साइकोलॉजी और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ ये किताब आपको समझने में मदद करेगी कि डोपामिन ने इंसानी तरक्की को किस तरह से शेप किया है और आज भी हमारे हर छोटे बड़े फैसलों में कैसे इन्फ्लुएंस डालता है। तो आइए इस बुक को समझने की कोशिश करते हैं। आप जहाँ पे हैं वहाँ से नीचे देखिए, आपको क्या दिख रहा है? आपके हाथ, डेस्क, फर्श, शायद एक कप चाय, कॉफ़ी, लैपटॉप या न्यूज़पेपर। इनमें क्या कॉमन है? ये सब चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें आप छू सकते हैं। जब आप नीचे देखते हैं तो वो चीज़ें दिखाई देती हैं जो आपके आसपास हैं, जो आप तुरंत कंट्रोल कर सकते हैं बिना किसी प्लानिंग, मेहनत या सोच विचार के। चाहे वो आपकी मेहनत का नतीजा हो, किसी की मेहनत हो या बस किस्मत। ज़्यादातर जो हम नीचे देखते हैं वो हमारी चीज़ें हैं, हमारी मालकियत। अब अगर ऊपर देखें तो क्या दिख रहा है? छत, दीवार पर लगी तस्वीरें या खिड़की के बाहर के नज़ारे, पेड़, घर, बिल्डिंग्स, आसमान में बादल, जो भी दूर हो। इनमें क्या कॉमन है? इन तक पहुंचने के लिए आपको सोचना पड़ेगा, प्लान बनाना पड़ेगा, थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। छोटी ही सही पर थोड़ी मेहनत तो लगेगी ही। जब हम नीचे देखते हैं तो उसके अपोजिट ऊपर की दुनिया में वो चीज़ें हैं जो हमारे तुरंत पास नहीं हैं, जिन्हें हासिल करने के लिए हमें एफर्ट करना पड़ेगा। सुनने में सिंपल लगता है क्योंकि ये वैसा ही है, लेकिन दिमाग के लिए ये फ़र्क एक अलग ही सोच की दुनिया का दरवाज़ा खोलता है। दो बिल्कुल अलग तरीकों से दुनिया को समझने का तरीका। हमारे दिमाग में नीचे की दुनिया को मैनेज करने के लिए कुछ केमिकल्स होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स, जो हमें सेटिस्फेक्शन और जो कुछ हमारे आसपास है उसका मजा लेने देते हैं। लेकिन जब हम अपना ध्यान ऊपर की दुनिया की तरफ करते हैं तो दिमाग एक अलग केमिकल पर रिलाई करता है, एक सिंगल मॉलिक्यूल जो हमें सिर्फ जो हमारे हाथ में है उससे आगे बढ़ने की ताकत देता है, जो दूर है उसे पाने की इच्छा जगाता है। नीचे वाले केमिकल्स, उन्हें हम हियर एंड नाउ कहते हैं। हमारे जो सामने है उसका अनुभव करने देते हैं। ये हमें अभी की खुशी महसूस करने देते हैं, या अगर ज़रूरत पड़े तो फाइट या फ्लाइट मोड में ला देते हैं। लेकिन ऊपर वाला केमिकल अलग है। ये हमें वो चीज़ चाहने पर मजबूर करता है जो भी हमारे पास नहीं है, नई चीज़ों की तलाश में ढकेलता है। जब हम उसका कहना मानते हैं तो ये हमें रिवॉर्ड देता है, और जब नहीं मानते तो हमें तड़पाता है। ये क्रिएटिविटी का सोर्स है, और कुछ ज़्यादा हो तो पागलपन का भी। ये एडिक्शन की वजह भी है और रिकवरी की राह भी। ये एक एम्बिशियस एग्जीक्यूटिव को सक्सेस के पीछे सब कुछ कुर्बान करने पर मजबूर करता है, और एक सक्सेसफुल आर्टिस्ट को पैसा और शोहरत मिलने के बाद भी काम करने की जगह देता है। ये वो केमिकल है जो हमें आसमान की तरफ देखने पर मजबूर करता है, रिडेम्पशन और भगवान को ढूंढने के लिए। ये सपनों की गाड़ी में फ्यूल भरने का काम करता है, और जब हम फेल हो जाएं तो डिस्पेयर भी लाता है। ये हमारे सक्सेस की वजह है, हमारे डिस्कवरीज का रीज़न है, और हमारे आगे बढ़ने की असली ताकत। और ये वही केमिकल है
जो हमें ज़्यादा देर तक खुश नहीं रहने देता। हमारे दिमाग के लिए ये मॉलिक्यूल एक अल्टीमेट मल्टीपर्पज़ डिवाइस है जो हमें सिर्फ अभी की खुशी में खुश रहने से लेकर नई पॉसिबिलिटीज़ की खोज करने तक ले जाता है। मैमल्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और फिश सबके दिमाग में ये केमिकल होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा ये इंसानों में मिलता है। ये एक ब्लेसिंग भी है और एक कर्स भी, एक मोटिवेशन भी है और एक रिवॉर्ड भी। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और एक सिंगल नाइट्रोजन एटम, ये सिंपल स्ट्रक्चर के बावजूद कॉम्प्लेक्स इफेक्ट्स लाता है। ये है डोपामिन और ये इंसानी व्यवहार का पूरी कहानी को बताता है। और अगर हमें ये अभी महसूस करना है, इस केमिकल को अपने कंट्रोल में लाना है, तो बस एक काम करिए, ऊपर देखिए। चैप्टर 1, लव, प्यार। हेलन कहते हैं कि प्यार एक ज़रूरत है, एक तमन्ना, एक ड्राइव है जो जिंदगी के सबसे बड़े इनाम को पाने के लिए है। अगर आपको वो मिल गया जिसे आपने पूरी जिंदगी इंतज़ार किया था, तो फिर हनीमून हमेशा क्यों नहीं चलता। इस सेक्शन में हम उन केमिकल्स के बारे में जानेंगे जो हमें सेक्स और प्यार की तरफ खींचते हैं और क्यों आखिर में सब कुछ बदल जाता है। डोपामिन को पहली बार 1957 में ब्रेन में डिस्कवर किया गया था, कैथलीन मोंटेगू के द्वारा, जो लंदन के पास रनवेल हॉस्पिटल के एक लैब में काम कर रही थी। शुरुआत में डोपामिन को सिर्फ नेरोपाइनफ्रेन बनाने का तरीका माना गया, जो एड्रेनलिन का ब्रेन वर्जन है, लेकिन फिर साइंटिस्ट ने अजीब चीज़ें ऑब्जर्व की। सिर्फ 0.0005% ब्रेन सेल्स डोपामिन बनाते हैं, 2 मिलियन में से एक। फिर भी ये सेल्स बिहेवियर पर ज़बरदस्त असर डालते हैं। जब रिसर्च पार्टिसिपेंट्स ने डोपामिन एक्टिवेट किया तो उनको प्लेजर महसूस हुआ और वो बार बार उस एक्टिवेशन को ट्रिगर करना चाहते थे। कुछ साइंटिस्ट ने डोपामिन को प्लेजर मॉलिक्यूल कहा और डोपामिन प्रोड्यूसिंग सेल्स की पाथवे को रिवॉर्ड सर्किट नाम दिया। ड्रग्स वाले एक्सपेरिमेंट्स ने भी डोपामिन की रेपुटेशन को मजबूत बनाया। साइंटिस्ट ने ड्रग एडिक्ट्स को कोकेन और रेडियो एक्टिव शुगर मिलाकर इंजेक्ट किया, जिससे पता लगाने में मदद मिली कि ब्रेन के कौन से पार्ट्स ज़्यादा कैलोरीज जला रहे हैं। जैसे ही कोकेन का इफेक्ट हुआ, पार्टिसिपेंट्स ने अपने हाई को रेट किया। रिसर्चर्स ने देखा कि जितनी ज़्यादा डोपामिन एक्टिविटी उतना ज़्यादा हाई। जब कोकेन ब्रेन से निकल गया, डोपामिन एक्टिविटी कम हुई और हाई खत्म हो गया। लेकिन कुछ साइंटिस्ट को लगा कि डोपामिन पाथवेज का विकास ड्रग एडिक्शन को प्रमोट करने के लिए नहीं हुआ होगा। ड्रग्स सिर्फ डोपामिन स्टिमुलेशन का आर्टिफिशियल तरीका है। शायद डोपामिन इवोल्यूशन में सर्वाइवल और रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ को मोटिवेट करने के लिए आया हो। तो उन्होंने कोकेन की जगह फूड यूज़ किया और रिजल्ट सबको हैरान कर गया। डोपामिन, पता चला, प्लेजर के बारे में नहीं है। डोपामिन प्लेजर नहीं बल्कि एक्साइटमेंट और एंटिसिपेशन का केमिकल है। ये डोपामिन की समझ प्यार, क्रिएटिविटी, सक्सेस और भगवान तक की तलाश को समझने की इच्छा भी बन गई। डोपामिन का एक डार्क साइड भी है। अगर आप एक फूड पैलेट एक चूहे के पिंजरे में गिरा दीजिए तो वो डोपामिन सर्ज एक्सपीरियंस करेगा, जैसे वाह खाना आसमान से गिर रहा है। लेकिन अगर आप हर 5 मिनट में पैलेट गिराते रहें तो डोपामिन खत्म हो जाता है। चूहे को समझ आ जाता है कि खाना कब आएगा, तो कोई सरप्राइज नहीं रहता और उसके रिवॉर्ड प्रेडिक्शन में कोई एरर नहीं होती। लेकिन सोचिए, अगर आप उसका खाना कभी भी रैंडमली गिराइए तो हर बार वो सरप्राइज होगा। और अगर चूहे और उसके खाने की जगह आप लोग और पैसे रखें तो कसिनो के बिजी फ्लोर को इमेजिन करिए। ब्लैक जैक टेबल भरी हुई, हाई स्टेक्स पोकर गेम चल रहा है और रॉलेट व्हील घूम रही है। लास वेगास की चमक दमक का एपिटोम, पर कैसीनो ओनर्स को पता है कि सबसे ज्यादा प्रॉफिट हाई रोलर गेम से नहीं आता, वो आता है स्लॉट मशीन से, जो टूरिस्ट, रिटायरीज और डेली आने वाले गैम्बलर्स की फेवरेट होती हैं। आजकल के कसिनोज अपनी 80% फ्लोर स्पेस स्लॉट मशीन्स को देते हैं, और सही रीज़न के साथ।
स्लॉट मशीन से ही कसिनो गैम्बलिंग रेवेन्यू का मेजॉरिटी पार्ट आता है। एक बड़ी स्लॉट मशीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है साइंटिफिक गेम्स। इसमें साइंस का बड़ा रोल है क्योंकि इन मशीन्स का डिज़ाइन बीएफ स्किनर के बिहेवियरल साइंस के रिसर्च पर बेस्ड है। स्किनर ने 1960s में बिहेवियर मैनिपुलेशन के प्रिंसिपल्स को मैप किया था। एक एक्सपेरिमेंट में स्किनर ने पिजन को एक बॉक्स में रखा। उन्होंने देखा कि वो पिजन एक लेवर को पेक करना सीख गया ताकि उसको एक फूड पैलेट मिले। कभी एक बार पेक करना होता था, कभी 10 बार, लेकिन नंबर फिक्स होता था। रिजल्ट इतना इंटरेस्टिंग नहीं था। हर पिजन लेवर को ऐसे पेक करता जैसे एक क्लर्क फाइल पर स्टैंप मार रहा हो। फिर स्किनर ने कुछ अलग किया। उन्होंने एक्सपेरिमेंट में पिकिंग की नंबर रैंडमली चेंज कर दी। अब पिजन को नहीं पता था कि खाना कब आएगा। हर रिवॉर्ड अनएक्सपेक्टेड था। बर्ड से ज़्यादा एक्साइटेड थी। वो और तेज पेक करने लगी। कुछ तो उनको ज़्यादा मेहनत करने पर मजबूर कर रहा था। डोपामिन सरप्राइज का मॉलिक्यूल अब कंट्रोल में था और स्लॉट मशीन का साइंटिफिक फाउंडेशन यहीं से बना। शुरुआती प्यार एक मेरी गो राउंड की तरह है जो एक ब्रिज के नीचे है। करौजल आपको सुंदर राइड पर बार बार ले जा सकता है, लेकिन वो आपको हमेशा वही ले आएगा जहां से शुरू किया था। हर बार जब म्यूजिक रुकता है और आपके पैर जमीन पर लगते हैं तो एक चॉइस होती है, एक और वर्ड लीजिए या ब्रिज पर क्रॉस करके लॉन्ग लास्टिंग प्यार की तरफ बढ़िए। डोपामिन का मोटो है और ज्यादा। उसको फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास क्या है, उसको सिर्फ नई चीजों का एक्साइटमेंट चाहिए। प्यार को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए डोपामिन की जगह हियर एंड नाउ मॉलिक्यूल्स यानी सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन्स का रोल आता है। ये वो केमिकल्स हैं जो हमें यहाँ और अब का सुकून देते हैं। अर्ली लव यानी पैशनेट लव सिर्फ 12 से 18 महीने टिकता है। उसके बाद अगर प्यार को जिंदा रखना है तो उसको कंपेनियनेट लव में बदलना पड़ता है। ये वो प्यार है जो स्टेबिलिटी और कंपेनियनशिप पर बेस्ड है। प्यार का पहला हिस्सा डोपामिन ड्रिवन होता है, इंटेंस, आइडियलाइज्ड, फ्यूचर फोकस्ड। दूसरा हिस्सा H&N यानी हियर एंड नाउ ड्रिवन होता है, सेटिस्फाइंग, पीसफुल, सेंसरी। डोपामिन हमेशा चेज करने पर मजबूर करता है, जबकि हियर एंड नाउ मॉलिक्यूल्स हमें रियल वर्ल्ड और रियल रिलेशनशिप्स में रूटेड रखते हैं। डोपामिन सिर्फ शुरुआत है, प्यार का असली एंडिंग नहीं। लॉन्ग लास्टिंग प्यार में डोपामिन की जगह ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन ले लेते हैं जो स्टेबिलिटी और बॉन्डिंग को प्रमोट करते हैं। डोपामिन सिर्फ एक रास्ता दिखाता है, लेकिन उस रास्ते पर चलने के लिए हियर एंड नाउ मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत है। चैप्टर 2 ड्रग्स। एक आदमी रास्ते से गुजर रहा था। अचानक उसकी नाक में बर्गर की खुशबू आती है। उसके दिमाग में तुरंत एक बाइट लेने का ख्याल आता है, जैसे वो टेस्ट कर रहा हो। वो डाइट पर है, पर अब उसके दिमाग में सिर्फ एक चीज़ है, वो बर्गर। तो वो अंदर जाता है और एक बर्गर ऑर्डर कर लेता है। पहली बाइट ज़बरदस्त लगती है, पर दूसरी बाइट उतनी मज़ेदार नहीं। हर बाइट के साथ इंजॉयमेंट कम होता जाता है। बर्गर हेवन का सपना टूट जाता है। फिर भी वो पूरा बर्गर फिनिश कर लेता है बिना समझे कि क्यों, और बाद में हल्का सा नौजिया और डाइट तोड़ने का गिल्ट महसूस करता है। वापस रास्ते पर निकलते हुए उसके दिमाग में ख्याल आता है, चाहने और पसंद करने में कितना फर्क है। कभी न कभी हर कोई सोचता है, क्यों मैं ऐसा काम करता हूं, क्यों मैं ऐसे डिसीजंस लेता हूं। ऊपर से देखा जाए तो जवाब सिंपल लगता है। हम रीजन के साथ चीजें करते हैं। स्वेटर पहनते हैं क्योंकि ठंड लगती है। सुबह उठकर काम पर जाते हैं क्योंकि बिल्स भरने हैं। दांत ब्रश करते हैं ताकि दांत खराब ना हो। ज़्यादातर चीज़ें किसी दूसरी चीज़ के लिए करते हैं, जैसे गर्मी महसूस करना, बिल्स भरना या डेंटिस्ट के पास जाना। लेकिन ये क्यों गेम कब तक खेलेंगे? क्यों हम गर्मी महसूस करना चाहते हैं? क्यों बिल्स भरना ज़रूरी है? बच्चे तो ये गेम रोज़ खेलते हैं। सोने के टाइम हो गया, क्योंकि सुबह स्कूल जाना है, क्योंकि पढ़ाई ज़रूरी है, और ये सिलसिला चलता रहता है। फिलोसोफर एरिस्टोटल ने भी ये गेम सीरियस पर्पस के साथ खेला।
उन्होंने सोचा कि क्या कोई चीज़ है जो बस अपने आप में ही वैल्यूएबल है, बिना किसी और रीज़न के। उन्होंने डिसाइड किया कि सब चीज़ों का एंड गोल है हैप्पीनेस। हर चीज़ जो हम करते हैं आखिरकार हैप्पीनेस के लिए करते हैं। ये बात आर्ग्यू करना मुश्किल है, क्योंकि बिल्स भरना या इलेक्ट्रिसिटी होने से खुशी मिलती है, हेल्दी दांत और पढ़ाई की वजह से भी खुशी मिलती है, कभी कभी तकलीफ भी सह लेते हैं अगर किसी बड़े गोल के लिए हो। हैप्पीनेस हमारे लाइफ का पॉलिस्टर है। जब ऑप्शंस होते हैं तो हम वही चुनते हैं जो सबसे ज़्यादा खुशी दे, पर हम ऐसा नहीं करते। हमारे दिमाग ऐसे वायर्ड नहीं है। सोचिए, कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी कैरियर बस किसी गट फीलिंग पर चुन लेते हैं, बिना रेशनल डिसीजन मेकिंग के। रीजनिंग करना थकाने वाला काम है और रिजल्ट हमेशा सेटिस्फाइंग नहीं होता, इसलिए हम बस वही कर लेते हैं जो हम चाहते हैं। अब सवाल है, हम चाहते क्या हैं? कभी एक इंसान के लिए पैसा प्रायोरिटी है, दूसरे के लिए अच्छा फादर बनना। सुबह 7 बजे जवाब हो सकता है 10 मिनट और सोना, और रात 7 बजे हो सकता है खाना। कभी लोग नहीं जानते वो क्या चाहते हैं, कभी वो एक साथ बहुत चीज़ें चाहते हैं जो पॉसिबल ही नहीं है। जैसे डोनट को देखकर खाना भी चाहते हैं और नहीं खाना भी। डोपामिन का सोर्स है दिमाग का एक पुराना हिस्सा जो स्कल के अंदर डीप अंदर है, वेंट्रल टेगमेंटल एरिया, VTA। यहाँ डोपामिन बनता है। जब ये सेल्स एक्टिवेट होती हैं तो ये न्यूक्लियस एक्यूमेंस में डोपामिन रिलीज करते हैं, जो मोटिवेशन की फीलिंग लाता है। इस सर्किट को मेसोलिम्बिक पाथवे कहते हैं। ये आसान शब्दों में डोपामिन डिजायर सर्किट। ये सर्किट सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन के लिए बना है, यानी खाना और सेक्स पाने में मदद करता है। जैसे ही कोई चीज़ अट्रैक्टिव दिखती है, चाहे भूख न भी हो, डोपामिन सर्किट एक्टिवेट हो जाता है और खाना खाओ, पता नहीं अगली बार खाना कब मिलेगा, ऐसा मैसेज आता है। हमारे पूर्वजों के लिए ये सिस्टम लॉजिकल था, क्योंकि वो स्टारवेशन के करीब रहते थे। जिंदा रहने के लिए दिमाग हमेशा नए रिसोर्सेस ढूंढता रहता है, खाना, आसरा, मीटिंग अपॉर्चुनिटीज। जब कोई यूजफुल चीज़ दिखती है, डोपामिन सिग्नल देता है, जागो, ध्यान दो, ये ज़रूरी है। जब एक आदमी बर्गर की खुशबू लेता है, डोपामिन उसकी सारी प्रायोरिटीज़ को ओवरशैडो करके बर्गर पर फोकस कर देता है। यह वही मैकेनिज्म है जो हमारे पूर्वजों में भी था, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट का। डोपामिन कभी भी सेटिस्फैक्शन नहीं देता, अब बस नए थ्रिल के पीछे भागता है। जब तक चेज है, डोपामिन एक्टिव है, लेकिन जब रियलिटी आती है तो डोपामिन ऑफ हो जाता है। डोपामिन हमारे लिए एक झूठी उम्मीद क्रिएट करता है जो कभी पूरी नहीं होती। यही रीज़न है कि लोग नई चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं, चाहे उनको मिलने के बाद वो खुशी न दें। डोपामिन बस और ज़्यादा चाहता है। एडिक्टिव ड्रग्स बिल्कुल एक गाइडेड मिसाइल की तरह होते हैं, जो डिज़ायर सर्किट पर इंटेंस केमिकल ब्लास्ट कर देते हैं। कोई भी नेचुरल बिहेवियर, न खाना न सेक्स, उस इंटेंसिटी से मैच नहीं कर सकता। ड्रग अब्यूज कैंसर की तरह होता है, छोटे लेवल से शुरू होता है पर धीरे धीरे लाइफ के हर एस्पेक्ट को अपनी लपेट में ले लेता है। एक एल्कोहलिक पहले बस वीकेंड पर बियर पीता था, पर धीरे धीरे वो रोज वोडका पीने लगता है। शुरुआत में बस फ्रेंड्स के साथ आउटिंग छोड़ी, फिर फैमिली फंक्शंस और आखिरी में जॉब भी छोड़ दी। एडिक्शन उसके लाइफ को कंप्लीटली कंज्यूम कर लेता है। बाहर से देखने पर ये इरेशनल लगता है, पर दिमाग के अंदर डोपामिन एक्शन में होता है तो ये बिल्कुल लॉजिकल लगता है। डोपामिन सिस्टम को सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन के लिए इवॉल्व किया गया था, जिंदा रहने और बच्चों को सुरक्षित रखने से बड़ा कुछ नहीं। ये एक्टिविटीज दिमाग में सबसे बड़े डोपामिन सर्जेस को ट्रिगर करती हैं। एक एडिक्ट के लिए ड्रग्स सबसे ज्यादा जरूरी चीज बन जाती है। उसका दिमाग ये मान लेता है कि ड्रग्स लेना जिंदा रहने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एडिक्ट जब ड्रग्स को चूज करता है, काम, परिवार सब कुछ छोड़कर, तो लगता है वो इरेशनल चॉइस कर रहा है, पर उसके दिमाग में डोपामिन सिस्टम उसको बताते हैं कि ये चॉइस बिल्कुल लॉजिकल है। ड्रग्स के डोपामिन हिट को कंपेयर करिए जैसे
कोई आपको एक फैंसी डिनर और $1 मिलियन चेक में से चूज करने को कहे, ऑब्वियसली आप चेक को चूज करेंगे। एडिक्ट के लिए ड्रग्स लेना वैसे ही लगता है सबसे बड़ा डोपामिन का हिट। ड्रग्स और नेचुरल डोपामिन ट्रिगर्स में फंडामेंटल डिफरेंस होता है। भूख के वक्त खाना सबसे मोटिवेटिंग होता है, पर पेट भरने के बाद मोटिवेशन खत्म हो जाता है। पर ड्रग्स में ऐसा नहीं होता। एडिक्ट्स ड्रग्स लेते रहते हैं जब तक बेहोश न हो जाएं, बीमार न हो जाएं या पैसे खत्म न हो जाएं। एक एडिक्ट से पूछिए कि कितना ड्रग्स चाहिए, जवाब हमेशा एक ही है, और डोपामिन सिस्टम का गोल फ्यूचर प्रेडिक्ट करना, और जब अनएक्सपेक्टेड रिवॉर्ड मिले तो दिमाग को अलर्ट करना है। ये कहता है ध्यान दीजिए, कुछ नया सीखने का मौका है। इस वजह से डोपामिन सर्किट्स नए पैटर्न्स में बदल जाते हैं, नए मेमोरीज बनाते हैं। जब एडिक्टिव ड्रग्स इस नेचुरल प्रोसेस को बाईपास करते हैं और डायरेक्टली डोपामिन सिस्टम को इग्नाइट करते हैं तो दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। ड्रग्स यूज करने के बाद दिमाग हर सिचुएशन को ड्रग्स से लिंक करने लगता है। दिमाग को लगता है खुश हो तो ड्रग्स लो, उदास हो तो ड्रग्स लो, स्ट्रेस हो तो ड्रग्स लो। एल्कोहलिक्स एनोनिमस जैसे प्रोग्राम्स में यही सिखाया जाता है कि रिलैप्स के ट्रिगर्स यानी लोग, जगह और चीज़ों से दूर रहिए। एक हीरोइन एडिक्ट हर ग्रोसरी स्टोर में जाने पर क्रेविंग महसूस करता था। काउंसलर ने उसके साथ एक दिन स्टोर विजिट किया और जब क्रेविंग ट्रिगर हुई तो पता चला कि डिटर्जेंट एल में ब्लीच की स्मेल से क्रेविंग होती थी। पता चला वो नीडल्स को ब्लीच में सोक करता था ताकि HIV से बचे, और इसलिए डिटर्जेंट वाली गली में उसकी क्रेविंग ट्रिगर होती थी। एडिक्शन में डोपामिन का हाईजैक करना और क्रेविंग ट्रिगर्स को समझना मुश्किल है, पर यही एडिक्शन को समझने की चाबी है। डोपामिन जब तक एक्टिव है, एडिक्शन को हराना मुश्किल है। क्रेविंग को सेटिस्फाई करना जरूरी नहीं कि प्लेजर दे, क्योंकि चाहना और पसंद करना अलग चीजें हैं। डोपामिन वादे करता है जो वो पूरे करने की औकात नहीं रखता। अगर ये शूज खरीद लिए तो जिंदगी बदल जाएगी, ये डिजायर सर्किट का कहना है। हो सकता है ऐसा हो भी, पर यह डोपामिन की वजह से नहीं होता। डॉक्टर केंट बेरिज, जो यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस के प्रोफेसर हैं, उन्होंने डोपामिन डिजायर सर्किट्स और हियर एंड नाउ लाइकिंग सर्किट्स को अलग करने पर रिसर्च किया। उन्होंने देखा कि जब एक चूहा सुगरी सॉल्यूशन को टेस्ट करता है तो वो अपनी पसंद को लिप स्मैकिंग करके दिखाता है, पर जब वो और ज्यादा सुगरी वाटर कंज्यूम करता है तो इसका मतलब होता है कि वो और चाहता है। जब उन्होंने डोपामिन बूस्ट करने वाला केमिकल इंजेक्ट किया तो चूहे ने और ज्यादा शुगर पानी पिया और लाइकिंग के साइंस नहीं बढ़े। लेकिन जब उन्होंने हियर एंड नाउ बूस्टर लगाए तो चूहे की लाइकिंग रिस्पॉन्स 3 गुना हो गई। अचानक से शुगर पानी और भी टेस्टी लगने लगा। एक इंटरव्यू में डॉक्टर बेरिज ने बताया कि डोपामिन डिजायर सिस्टम दिमाग में पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल होते हैं, जबकि लाइकिंग सर्किट्स बहुत फ्रेजाइल और छोटा। इसी डिफरेंस की वजह से जिंदगी के इंटेंस प्लेजर्स कम मिलते हैं और कम टाइम के लिए होते हैं। लाइकिंग अलग सर्किट्स में होता है और हेयर एंड नाउ केमिकल्स यूज करता है, ना कि डोपामिन। ये वही केमिकल्स हैं जो कंपेनियनेट लव की लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन को प्रमोट करते हैं। एंड्रोफिन्स और एंडोकैनाबिनॉइड्स। इसी वजह से ओपियोइड्स जैसे हीरोइन और ऑक्सीकोंटिन, जो दोनों सर्किट्स को डिस्टर्ब करते हैं, सबसे ज्यादा एडिक्टिव हैं। marijuana भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि वो डोपामिन और एंडोकैनाबिनॉइड सिस्टम दोनों को ट्रिगर करता है। एडिक्ट्स के बहुत सारे डिसीजंस इम्पल्सिव होते हैं। इम्पल्सिव बिहेवियर तब होता है जब इमीडिएट प्लेजर पर ज्यादा वैल्यू रखी जाती है और लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस को इग्नोर किया जाता है। डिजायर डोपामिन दिमाग को रेशनल पार्ट्स को ओवरपावर कर देता है। ऐसे डिसीजंस लेते हैं जो पता होता है कि हमारे हित में नहीं है, पर मना नहीं कर पाते। डोपामिन बूस्ट करने वाले ड्रग्स इम्पल्सिव बिहेवियर को भी बूस्ट करते हैं। एक कोकेन एडिक्ट ने कहा कि जब वो एक लाइन लेता है तो लगता है कि वो नई शुरुआत कर रहा है
और वो नया इंसान बस अगले लाइन की तलाश में लग जाता है। निकोटीन भी कुछ ऐसा ही करता है, ज़्यादा कुछ नहीं करता, बस कंपल्सिव यूज़ को ट्रिगर करता है। इसलिए कोकेन यूजर्स अक्सर सिगरेट्स भी पीते हैं, क्योंकि निकोटीन भी डोपामिन रिलीज करता है और सस्ता भी होता है। निकोटीन एक अजीब ड्रग है, क्योंकि ये हाई नहीं करता पर क्रेविंग्स को ख़त्म करता है। ये एक साइकिल बनाता है, पीने की क्रेविंग को ख़त्म करने के लिए फिर से पीना। ये ऐसा ही है जैसे कोई आदमी दिन भर एक पत्थर उठाने के बाद उसे रख कर सुकून महसूस करे। डोपामिन का ज़्यादा स्टिमुलेशन डिज़ायर को इतना ओवर पावर कर देता है कि पसंद या नफरत की सेंसिटिविटी ख़त्म हो जाती है। जब डोपामिन डिज़ायर सर्किट को ज़्यादा टाइम तक स्टिमुलेट करते हैं तो उसकी पावर अनकंट्रोलेबल हो जाती है। जब ये एक इंसान की लाइफ पर कब्जा कर लेता है तो उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। रिक्रिएशनल ड्रग्स ही नहीं, कुछ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स भी डोपामिन को स्टिमुलेट करते हैं। पार्किंसंस डिजीज डोपामिन डिफिशियंसी की वजह से होता है, जो मसल मूवमेंट को कंट्रोल करता है। ट्रीटमेंट के लिए डोपामिन बूस्टिंग ड्रग्स दिए जाते हैं, लेकिन कुछ पेशेंट्स में ये ड्रग्स हाई रिस्क बिहेवियर ट्रिगर कर देते हैं, जैसे गैम्बलिंग या कंपल्सिव शॉपिंग। एक स्टडी में हेल्दी वॉलंटियर्स को डोपामिन बूस्टिंग ड्रग एल-डोपा दिया गया। उन्होंने देखा कि ये ड्रग लेने वाले लोग ज़्यादा रिस्की बेट्स लगाने लगे। डोपामिन सेल्स जितना ज़्यादा एक्टिव था, उतनी उनको विनिंग की उम्मीद थी। ये एडिक्शन का टिपिकल पैटर्न है, ज़्यादा डोपामिन यानी ज़्यादा रिस्क टेकिंग। बुक में ऑथर्स कुछ एग्जाम्पल्स भी देते हैं। पोर्नोग्राफी और डोपामिन का पहला। नोआ एक 28 साल का आदमी था जो पॉर्न एडिक्शन से परेशान था। पहली बार 15 साल की उम्र में उसने इंटरनेट पर नेकेड फोटो देखी थी और तब से वो एडिक्टेड था। शुरुआत में स्लो इंटरनेट की वजह से एडिक्शन कम था, पर ब्रॉडबैंड आने के बाद एक्सट्रीम कंटेंट और वीडियोस में उलझन बढ़ गई। उसने चर्च और कॉन्फेशन की मदद से एडिक्शन को थोड़ा कंट्रोल किया, पर जब वो दूसरे देश गया और आइसोलेटेड महसूस किया तो एडिक्शन और बढ़ गया। उसको समझ आया कि ये मोरल नहीं, केमिकल प्रॉब्लम है। इंटरनेट पर पॉर्न आसानी से एक्सेस में होने की वजह से एडिक्शन और बढ़ जाता है। पॉर्न साइट्स पर नए विजुअल्स डोपामिन को स्पाइक करते हैं और पुराने वीडियोस देखकर डोपामिन ड्रॉप हो जाता है। इसी वजह से यूजर्स नए कंटेंट की तलाश में लग जाते हैं। वीडियो गेम्स का एडिक्शन भी है। वीडियो गेम्स भी डोपामिन को ट्रिगर करते हैं, जैसे कसिनो गेम्स। गेम्स अनप्रेडिक्टेबल रिवॉर्ड्स देते हैं, कभी पॉइंट्स, कभी ट्रेजर और कभी नए फीचर्स। ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी डोपामिन को एक्टिव रखती है। डेटा के बेसिस पर डेवलपर्स परफेक्ट रिवॉर्ड रेशियो सेट करते हैं। 25% ट्रेजर चेस्ट में रिवॉर्ड होते हैं ताकि प्लेयर्स ज़्यादा टाइम तक लगे रहें। बच्चों में ये प्रॉब्लम ज़्यादा सीरियस होती है क्योंकि उनके फ्रंटल लोब्स पूरी तरह डेवलप नहीं हुए होते। इसी वजह से उनमें इम्पल्स कंट्रोल कम होता है और उनको गेम्स के डोपामिन हिट से निकलना मुश्किल। ज़रूरी नहीं कि हम हमेशा वही चाहते हैं जो हमें पसंद आए। एडिक्शन और इम्पल्सिव बिहेवियर्स इसी मिसमैच की वजह से होते हैं। डोपामिन का डिज़ायर सर्किट बहुत पावरफुल होता है, पर उसका एक अपोनेंट भी है, डोपामिन कंट्रोल सर्किट। ये कंट्रोल सर्किट फ्रंटल लोब्स में होता है, जो इंसान को रेशनल डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी देता है। ये फ्यूचर प्लानिंग और लॉन्ग टर्म गोल्स को टारगेट करता है और ये डोपामिन डिज़ायर के अगेंस्ट खड़ा होता है। कभी कभी यही सर्किट डोपामिन की भूख पर ब्रेक लगाता है और हमें कंट्रोल में रखता है। चैप्टर 3, डोमिनेशन। डोपामिन हमें कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस, तकलीफ, इमोशन और दर्द को पार करने पर मजबूर करता है ताकि हम अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर सकें। सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता, पता लगाना पड़ता है कि उस चीज़ को कैसे पाना है और क्या वो मिलना वर्थ भी है। डिज़ायर डोपामिन हमें चीज़ें चाहने पर मजबूर करता है। मुझे और चाहिए, लेकिन हम सिर्फ डिज़ायर के गुलाम नहीं हैं। हमारे पास एक और डोपामिन सर्किट है जो ये डिसाइड करता है कि कौन सी चीज़ वर्थ है। ये हमें प्लानिंग और स्ट्रेटजी बनाने की ताकत देता है ताकि हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट को डोमिनेट कर सकें।
जैसे रॉकेट फ्यूल जो स्पेसशिप को आगे बढ़ाता है, वही फ्यूल अगर साइड थ्रस्टर्स में जाए तो स्पेसशिप को मोड़ भी सकता है। बिल्कुल वैसे ही डोपामिन अलग अलग सर्किट्स में जाने पर अलग फंक्शंस करता है, लेकिन एक ही गोल के साथ कि फ्यूचर को इन्हेंस करना है। डोपामिन डिजायर सर्किट बस चाहना जानते हैं, रॉ एनर्जी, लेकिन डोपामिन कंट्रोल सर्किट प्लानिंग करता है, सोचता है कि कैसे मिलना चाहिए। जैसे एक बच्चा हर मैकडोनल्ड्स देखकर चिल्लाता है रुको रुको, वहाँ कंट्रोल डोपामिन पेरेंट्स जैसे हैं जो डिसाइड करते हैं कि क्या स्टॉप करना सही है। मान लीजिए एक लड़का अपनी पहली कार लेने की प्लानिंग कर रहा है। अगर सिर्फ डिजायर डोपामिन होता तो पहली दिखती कार खरीद लेता, पर कंट्रोल डोपामिन की वजह से वो रिसर्च करता है, कार रिव्यूज पढ़ता है, नेगोशिएशन स्ट्रेटजीज बनाता है। जब वो डीलर से मिलता है तो पूरी तैयारी के साथ जाता है। उसको पता है कि अब कुछ भी सरप्राइज नहीं करेगा। एक नौजवान कॉलेज से ग्रेजुएट होके नया जॉब ढूंढ रहा था। उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था, सिर्फ मैरिजुआना पीना पसंद था। उसके रिलेशनशिप्स भी टूट रहे थे और उसका थेरेपिस्ट भी हार गया क्योंकि वो थेरेपी को सीरियसली नहीं ले रहा था। डोपामिन ही हमें आगे बढ़ने का हौसला देता है। जब रैट्स पर एक्सपेरिमेंट किया गया तो जब उनको आसानी से रिवॉर्ड मिला, सबने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन जब एफर्ट्स बढ़ा दिए 64 लीवर प्रेसेस के बाद रिवॉर्ड, तब डोपामिन डिप्लीटेड रैट्स ने गिव अप कर दिया। ह्यूमंस को मोटिवेट करना सिर्फ एक ट्रीट से नहीं होता, उन्हें विश्वास चाहिए कि वो सफल हो सकते हैं। जब हमें लगता है कि हम कर सकते हैं तो हमारे अंदर टेनेसिटी बढ़ जाती है। वेट लॉस प्रोग्राम्स भी पहले कुछ पाउंड्स घटाने का टारगेट रखते हैं ताकि इंसान मोटिवेटेड रहे। उसको सेल्फ एफिकेसी कहते हैं। ड्रग्स जैसे कोकेन या एम्फेटामाइन डोपामिन को बूस्ट करते हैं और कभी कभी ये सेल्फ एफिकेसी को इतना बढ़ा देते हैं कि इंसान को लगता है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी चीज कर सकता है, पर यह इल्यूजन होता है। 1960s में डॉक्टर्स ने डोपामिन बूस्टिंग एम्फेटामाइंस प्रिस्क्राइब किए ताकि लोग खुश, अलर्ट और ऑप्टिमिस्टिक रहें। ज़्यादा प्रिस्क्रिप्शंस औरतों के लिए होते थे ताकि घर के काम एंजॉय कर सकें, लेकिन साइड इफ़ेक्ट्स इतने खतरनाक थे कि लोग एरोगेंट और ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। ये ड्रग्स एडिक्टिव भी थे और जानलेवा भी। एक कॉलेज स्टूडेंट को एयरपोर्ट पहुंचना था, पर शटल सर्विस लेट थी। जब वो फाइनली टैक्सी लेकर एयरपोर्ट पहुंचा तो उसने शटल सर्विस से डिफरेंस के पैसे वापस मांगे। उसके कॉन्फिडेंट डिमांड ने रिसेप्शनिस्ट को कन्विंस कर दिया और उसने पैसे दे दिए। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने देखा कि जब कोई इंसान अपनी बॉडी लैंग्वेज से कॉन्फिडेंट लगता है, जैसे स्पेस लेकर बैठना, तो लोग उसको डोमिनेट करने देते हैं। अगर कोई डोमिनेंट पोस्चर लेता है तो दूसरा इंसान नेचुरली सबमिसिव हो जाता है। ये अनकॉन्शियस लेवल पर होता है। जब किसी के अंदर सेल्फ एफिकेसी हाई होती है, दूसरे लोग ऑटोमेटिकली पीछे हट जाते हैं। नेचर ने हमें ये सिखा रखा है कि अगर सामने वाला स्ट्रांग लगे तो बेहतर है कि हम फाइट ना करें। डोपामिन कंट्रोल सर्किट इमेजिनेशन और प्लानिंग देता है। ये फ्यूचर को बेटर बनाने के लिए स्ट्रेटजीज बनाता है। डिजायर डोपामिन बस एक्साइटमेंट देता है, पर कंट्रोल डोपामिन सोचने की शक्ति। डोमिनेंस का मतलब बस पावर नहीं, बल्कि इन्वायरमेंट पर पूरा कंट्रोल है, चाहे वो जॉब हो, रिलेशनशिप हो या जिंदगी की कोई भी मुश्किल। डोपामिन हमें ड्राइव करता है और कंट्रोल डोपामिन उस ड्राइव को कंट्रोल करके सक्सेस की तरफ ले जाता है। इलिनॉइस स्टेट साइकेट्रिक इंस्टीट्यूट में मंकीज पर एक्सपेरिमेंट किए गए। डोपामिन बूस्टिंग ड्रग्स देने पर मंकीज सबमिसिव जेस्चर्स दिखाने लगे, लिप स्मैकिंग, स्माइलिंग जैसे बिहेवियर। ये डोपामिन का कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। डोपामिन डोमिनेंस नहीं, इन्वायरमेंट को कंट्रोल करना चाहता है, चाहे डोमिनेट करके या सबमिट करके। मॉडर्न सोसाइटी में कर्टसी भी एक तरीका है सबमिसिव रहकर डोमिनेट करने का। अच्छे मैनर्स और रिस्पेक्ट देना कभी कभी ज्यादा पावरफुल होता है। कुछ लोग जो कंट्रोल डोपामिन में कमजोर होते हैं वो इम्पल्सिव होते हैं। ये ADHD के सिम्टम्स हैं।
ये ज़्यादातर बच्चों में देखा जाता है क्योंकि उनके फ्रंटल लोब्स फुल्ली डेवलप नहीं होते। ऑथर कहते हैं कि ADHD के ट्रीटमेंट में रिटेलिन और एम्फेटामाइन यूज़ होती है जो डोपामिन को बूस्ट करती है। पहले लोग बहुत डरते थे कि एडिक्टिव है, पर रिसर्च ने दिखाया कि प्रॉपर ट्रीटमेंट से एडिक्शन रिस्क कम होता है। स्ट्रॉन्ग कंट्रोल डोपामिन सर्किट बनाने से इम्पल्स कंट्रोल में मदद मिलती है। जो बचपन से ट्रीटमेंट लेते हैं उनका एडिक्शन रिस्क कम होता है क्योंकि कंट्रोल सर्किट स्ट्रांग होता है। अगर ट्रीटमेंट न मिले तो डिजायर डोपामिन अनकंट्रोलेबली डोमिनेट करता है। द केमिस्ट्री ऑफ फ्रॉड। 1999 में कैंसर से जीतने के बाद लेंस आर्मस्ट्रॉन्ग ने अपना पहला टूर दे फ्रांस जीता। उन्होंने लगातार 7 बार ये रेस जीती, लेकिन 2012 में पता चला कि वो परफॉर्मेंस इन्हेंसिंग ड्रग्स यूज कर रहे थे और उनके सारे टाइटल्स छीन लिए गए। उन्होंने कहा, मुझे जीतना पसंद है लेकिन हारना मुझे बर्दाश्त नहीं। मेरे लिए हार मतलब मौत है। डोपामिन को फर्क नहीं पड़ता कि कैसे जीत मिलती है, ऑनेस्ट या डिसऑनेस्ट। जब डोपामिन बूस्ट होता है तो गिल्ट फीलिंग कम हो जाती है। ये कनिंग और डिजायर से चलती है, मोरल या इमोरल से नहीं। वायलेंस 2 तरह की होती है, प्लान्ड वायलेंस, पर्पसफुल, कैलकुलेटेड और कोल्ड, और दूसरा है स्पॉन्टेनियस वायलेंस, पैशनेट, इम्पल्सिव और हॉट। कोल्ड वायलेंस डोपामिन ड्रिवन होती है, जैसे मगिंग या वॉर प्लानिंग। इमोशंस को सप्रेस करके कैलकुलेशन पर फोकस किया जाता है, जैसे किसी बास्केटबॉल गेम में ट्रैश टॉक करके दूसरे प्लेयर को डिस्ट्रैक्ट करना। कुछ लोगों में डोपामिन सर्किट्स ज़्यादा एक्टिव होते हैं। डिजायर सर्किट एक्टिव होने पर वो इम्पल्सिव और अनसेटिस्फाइड होते हैं। कंट्रोल सर्किट एक्टिव होने पर वो कोल्ड और कैलकुलेटिंग होते हैं। एक डोपामिन ड्रिवन इंसान फ्यूचर पर फोकस करता है, प्रेजेंट की खुशियों को इग्नोर करता है। इसलिए कुछ लोग हमेशा कुछ नया अचीव करने की कोशिश में लगे रहते हैं, पर सेटिस्फैक्शन कभी नहीं मिलता। इमोशन एक हियर एंड नाउ एक्सपीरियंस है, जो अभी और यही महसूस होता है। पर डोपामिन कभी कभी इमोशंस को सप्रेस करके कूल हेडेड रिस्पॉन्स देता है। एक सेलर जब ओशन में ट्रबल में था, उसने पैनिक को कंट्रोल किया और रेशनल प्लानिंग की। उसके डोपामिन सर्किट्स ने पैनिक यानी हियर एंड नाउ को ओवरपावर किया और सर्वाइवल स्ट्रेटजी पर फोकस किया। जब सब ठीक हो गया तब हियर एंड नाउ वापस आया और वो रो पड़ा। एनर्जी सिचुएशंस में एड्रेनलिन से ज़्यादा डोपामिन ज़रूरी होता है। जब क्राइसिस होती है तो डोपामिन कंट्रोल में लाता है और एड्रेनलिन को सप्रेस करता है। सैमुअल जॉनसन ने इस सिचुएशन को सही समराइज किया। उन्होंने कहा, जब किसी को पता होता है कि उसको 1 हफ्ते बाद फांसी होने वाली है तो उसका दिमाग बहुत फोकस्ड हो जाता है। ड्यून नाम की साइंस फिक्शन बुक में हीरो को अपनी ह्यूमन इंस्टिंक्ट को कंट्रोल करके दिखाना होता है। उसके हाथ एक ब्लैक बॉक्स में रखा जाता है जो बहुत ज़्यादा दर्द देता है। अगर उसने हाथ निकाल लिया तो उसके गले में पॉइजन निडल घुसा दी जाएगी और वो मर जाएगा। हीरो को दिखाना होता है कि वो एक ह्यूमन है जो पेन को झेलता है और ट्रैप्ड को मारकर अपने लोगों को बचाता है। कुछ लोग नेचुरली इमोशंस को सप्रेस करने में अच्छे होते हैं। ये जेनेटिक होता है क्योंकि उनके ब्रेन में डोपामिन रिसेप्टर्स की डेंसिटी ज़्यादा होती है। एक स्टडी में ये देखा गया कि जिन लोगों में डोपामिन रिसेप्टर्स की डेंसिटी हाई थी वो इमोशनली डीअटैच्ड और थोड़े कोल्ड नेचर के होते हैं, और जिनमें डेंसिटी कम है वो नर्चरिंग और इजीली एक्सप्लॉयटेबल होते हैं। ह्यूमन नेचर में ये होता है कि अगर कोई सिचुएशन क्लोज होती है, पेरी पर्सनल स्पेस, तो हियर एंड नाउ सर्किट्स एक्टिव होते हैं और हम वार्म और इमोशनल रिएक्ट करते हैं। लेकिन अगर सिचुएशन दूर होती है, एक्स्ट्रा पर्सनल स्पेस, तो डोपामिन एक्टिव होता है और हम रेशनल और इमोशनलेस सोचते हैं। एक इथिक्स डायलेमा में अगर ट्रेन ट्रैक पर 5 लोग खड़े हैं और एक दूसरे ट्रैक पर एक आदमी, और ट्रेन उन 5 लोगों की तरफ जा रही है, तो क्या हम एक आदमी को पुश करके उसको मार देंगे ताकि 5 लोग बच जाएं? ज़्यादातर लोग डायरेक्टली हाथ से पुश नहीं करेंगे क्योंकि हियर एंड नाउ सर्किट्स उनको रोक देंगे। लेकिन अगर दूर से स्विच खींचने का ऑप्शन हो या कंप्यूटर प्रोग्राम बनाने का,
तो ज़्यादा लोग यस करेंगे। मतलब दूरी बढ़ने पर डोपामिन डोमिनेंट हो जाता है और हम रेशनल डिसीजन ले लेते हैं। डोपामिन और हेयर एंड नार्व सर्किट्स में बैलेंस होना ज़रूरी है। कभी हम कोल्ड और कैलकुलेटिंग होते हैं और कभी वार्म और एम्पैथेटिक। बैलेंस से हम ह्यूमैनिटी भी रख पाते हैं और अपनी सर्वाइवल की स्ट्रेटेजी भी बना पाते हैं। विल पावर एक मसल की तरह होती है, यूज़ करिए तो थक जाती है। एक फेमस एक्सपेरिमेंट में हंग्री पार्टिसिपेंट्स को रेडिश और कुकीज़ दिए गए। कुछ को कुकीज़ खाने दिए गए और कुछ को रेडिश। फिर उन्हें इम्पॉसिबल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कहा गया। जो लोग कुकीज़ खाने वाले थे उन्होंने प्रॉब्लम पर 19 मिनट्स तक काम किया। जो लोग रेडिश वाले थे उन्होंने सिर्फ 8 मिनट्स में गिव अप कर दिया। मतलब टेम्पटेशन को रेजिस्ट करने में इतनी एनर्जी लग गई कि विल पावर कमज़ोर हो गई। विल पावर को एक्सरसाइज करके स्ट्रांग बनाया जा सकता है। ड्यूक यूनिवर्सिटी के एक एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेंट्स को पैसा दिया गया और उन्होंने टास्क कंप्लीट किया। ब्रेन स्कैन में डोपामिन रीजन एक्टिव दिखा, लेकिन जब उसने खुद को मोटिवेट करने को कहा तो ब्रेन एक्टिविटी में कोई चेंज नहीं आया। फिर बायो फीडबैक दिया गया, एक थर्मोमीटर जो ब्रेन के मोटिवेशन लेवल को दिखाता था। जब पार्टिसिपेंट्स ने थर्मोमीटर देखा और अपनी स्ट्रेटजी एडजस्ट की तो मोटिवेशन रीजन एक्टिव हो गया। मतलब विल पावर को स्ट्रांग बनाना पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए सही फीडबैक चाहिए। विल पावर अकेले लॉन्ग टर्म चेंज के लिए काफ़ी नहीं है, स्पेशली एडिक्शन के केस में। मोटिवेशनल इन्हेंसमेंट थेरेपी यानी एमईटी में डिज़ायर को डिज़ायर के अगेंस्ट यूज़ किया जाता है। एडिक्ट के अंदर भी कुछ पॉजिटिव डिज़ायर्स होते हैं, जैसे हेल्दी रहना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना। थेरेपिस्ट उन पॉजिटिव डिज़ायर्स को बूस्ट करते हैं। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी सीबीटी में कंट्रोल डोपामिन के डिज़ायर डोपामिन के अगेंस्ट यूज़ किया जाता है। एडिक्ट को ट्रिगर आइडेंटिफाई करना सिखाया जाता है, लोगों, जगह और चीज़ों से जो क्रेविंग को एक्टिवेट करते हैं। एल्कोहलिक्स को उन ट्रिगर्स को एलिमिनेट करना सिखाया जाता है, जैसे घर से सब अल्कोहल रिलेटेड चीज़ें हटा देना। एडिक्शन ट्रीट करना मुश्किल है क्योंकि एडिक्ट हमेशा बेटर होना नहीं चाहता। अल्कोहल एडिक्शन के केस में डीएनए भी चेंज हो सकता है, जिससे कंट्रोल डोपामिन कमज़ोर हो जाता है। मतलब एडिक्शन ब्रेन केमिस्ट्री को चेंज करके रिकवरी को और टफ बना देता है। डोपामिन सिस्टम फ्यूचर रिसोर्सेस को मैक्सिमाइज करने के लिए इवॉल्व हुआ है। इसमें डिज़ायर और मोटिवेशन के साथ प्लानिंग और लॉन्ग टर्म थिंकिंग भी होती है। कंट्रोल सर्किट इमोशनल इम्पल्सेस को सप्रेस करता है और लॉजिकल डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। डोपामिन सिर्फ डिज़ायर नहीं देता, वो डोमिनेशन और अचीवमेंट की कैपेसिटी भी देता है। पर यह कैपेसिटी कभी कभी डिस्ट्रक्टिव भी हो सकती है, जैसे एडिक्शन और अनएथिकल बिहेवियर में। बैलेंस मेंटेन करना ही सक्सेस और सेटिस्फैक्शन की चाबी है। चैप्टर 4, क्रिएटिविटी एंड मैडनेस। क्रिएटिविटी एक ऐसी पावर है जो अनकनेक्टेड चीज़ों को भी जोड़ देती है। एक क्रिएटिव दिमाग दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। कोई भी ऑयल वेल, गोल्ड माइन या फार्म उसकी पोटेंशियल को हरा नहीं सकता। लेकिन दूसरी तरफ मेंटल इलनेस दिमाग को नॉर्मल लाइफ चैलेंजेस से भी लड़ने में मुश्किल करती है। पर क्रिएटिविटी और मैडनेस दोनों में एक चीज़ कॉमन है, डोपामिन। मैडनेस और जीनियस दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ज़्यादातर नॉर्मल दिमाग से भी ज़्यादा। सिजोफ्रेनिया एक साइकोसिस है जिसमें हेलुसिनेशंस और डिल्यूजन्स होते हैं। हेलुसिनेशंस में आदमी ऐसी चीज़ें देखता या सुनता है जो रियल नहीं होती। सबसे कॉमन ऑडिटरी हेलुसिनेशन है आवाज़ें सुनाई देना। डिल्यूजन्स ऐसे विश्वास होते हैं जो रियलिटी से मैच नहीं करते, जैसे एलियंस ने दिमाग में चिप डाल दिया हो। ये बिलीव्स इतने स्ट्रांग होते हैं कि कोई भी प्रूफ उनको गलत साबित नहीं कर सकता। एक फेमस मैथमेटिशियन जॉन नैश को भी ये प्रॉब्लम थी। उनको लगता था कि एलियंस उनको मैसेज भेज रहे हैं। उनके अकॉर्डिंग जो मैथमेटिकल आइडियाज़ उनको आते हैं वही सुपरनेचुरल थॉट्स भी दिमाग में आते हैं। सेलियंस मतलब कोई चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट या अलग लगती है।
डोपामिन सेलियंस को ट्रिगर करता है। जब कुछ अनयूजुअल या वैल्यूएबल दिखाई देता है, दिमाग में एक्साइटमेंट आती है। जैसे एक पुरानी ग्रॉसरी स्टोर और एक नई ग्रॉसरी स्टोर में नई वाली ज़्यादा अच्छी लगेगी। अगर सेलियंस सर्किट गड़बड़ कर जाए तो नॉर्मल चीज़ें भी बड़ी अजीब लगने लगती हैं। जैसे टीवी पर कोई न्यूज़ सुनकर लगने लगे कि वो न्यूज़ उसके बारे में है। कभी कभी सिजोफ्रेनिक लोगों को लगता है कि टीवी पर लोग उनके बारे में बात कर रहे हैं, या किसी गाड़ी का रेड कलर उनके साइकेट्रिस्ट का मैसेज है। मतलब नॉर्मल चीज़ों में भी उनको अलग से इम्पोर्टेंस लगती है। क्रिएटिव लोगों में भी कभी कभी थॉट ओवरलोड होता है। जैसे आर्टिस्ट या पोएट्स को नए आइडियाज़ रैंडम और इलॉजिकल तरीके से दिखाई देते हैं। कुछ क्रिएटिव माइंड्स में भी डोपामिनर्जिक ओवरलोड होता है, जो उनको नई पॉसिबिलिटीज़ दिखाता है। लेकिन अगर ये बैलेंस बिगड़ जाए तो क्रिएटिविटी से मैडनेस तक भी पहुंच सकता है। क्रिएटिविटी का कोर है मॉडल्स बनाना और उनको तोड़कर नए तरीके से देखना। जब दिमाग नए मॉडल्स बनाता है तभी नए आइडियाज़ आते हैं, लेकिन कभी कभी यही प्रोसेस कंट्रोल से बाहर हो जाता है और आइडियाज़ रैंडम और इलॉजिकल लगने लगते हैं। डोपामिन क्रिएटिविटी को भी बूस्ट करता है, पर अगर कंट्रोल डोपामिन वीक हो तो ये क्रिएटिविटी से मैडनेस में भी बदल सकता है। क्रिएटिविटी और सिजोफ्रेनिया के बीच एक पतली सी लाइन होती है। ज़्यादा डोपामिन और कम कंट्रोल डोपामिन से इम्बैलेंस हो सकता है। जब कोई ऑब्जेक्ट हमारे बिल्कुल पास होता है तो हम उसको अपनी 5 सेंसेस से फील कर सकते हैं। टेस्ट, टच, स्मेल, साउंड और साइट। जैसे जैसे वो ऑब्जेक्ट हमसे दूर होता जाता है, एक एक सेंस गायब होती जाती है। पहले टेस्ट, फिर टच, फिर स्मेल, फिर सुनाई देना और सबसे लास्ट में दिखाई। जब ऑब्जेक्ट इतना दूर हो जाता है कि दिखाई भी न दे, तब हम इमेजिनेशन यूज़ करते हैं। मॉडल्स हमारे दिमाग में बनने वाले इमेजिनरी रिप्रेजेंटेशंस होते हैं जो दुनिया को समझने में मदद करते हैं। मॉडल्स बस उन चीज़ों को इंक्लूड करते हैं जो इम्पोर्टेंट लगती हैं और बाकियों को हटा देते हैं। मॉडल्स दिमाग में ऑटोमेटिकली बनते हैं जब हम नए एक्सपीरियंसेस से गुजरते हैं। मॉडल्स काम आते हैं जब हमें मल्टीपल ऑप्शंस में से बेस्ट चूज़ करना हो। जैसे अगर मुझे वॉशिंगटन से न्यूयॉर्क जाना हो तो मैं ट्रेन, बस या फ्लाइट के ऑप्शंस को दिमाग में इमेजिन करके डिसाइड करूँगा। इस प्रोसेस को मेंटल टाइम ट्रैवल कहते हैं। डोपामिन की वजह से हम ऐसे फ्यूचर को एक्सपीरियंस कर पाते हैं जो अभी रियल नहीं है। मॉडल्स पावरफुल टूल्स हैं, पर कभी कभी हमें एक ही सोच में फंसा देते हैं। जैसे पहले कंप्यूटर्स को कीबोर्ड से ऑपरेट करना मॉडल था, पर फिर माउस और GUI आने से ये मॉडल ब्रेक हो गया। क्रिएटिविटी वही है, जब हम पुराने मॉडल्स को तोड़कर नई पॉसिबिलिटीज़ को देखते हैं। डोपामिन मॉडल्स को बनाने के साथ उनको तोड़ने में भी मदद करता है। जब हम नई चीज़ों पर सोचते हैं तो दिमाग के अलग अलग एरियाज एक्टिवेट होते हैं और कभी कभी क्रिएटिविटी और मैडनेस एक दूसरे से मिल जाते हैं। ड्रीम्स और क्रिएटिव थॉट में कुछ सिमिलैरिटीज होती हैं। जब हम सपने देखते हैं तो दिमाग फिजिकल रियलिटी से आज़ाद हो जाता है। ड्रीम्स में भी नए आइडियाज़ और कॉम्बिनेशंस आते हैं जो जागते हुए कभी नहीं सोचते। फ्रॉयड ने ड्रीम्स को प्राइमरी प्रोसेस कहा था, ऐसा थॉट प्रोसेस जो इलॉजिकल और रियलिटी से डिस्कनेक्टेड होता है। कभी कभी ड्रीम्स और सिजोफ्रेनिया में भी सिमिलैरिटी देखी गई है। एक रिसर्च ने सिजोफ्रेनिया पेशेंट्स और हेल्दी लोगों के ड्रीम्स को कंपेयर किया। दोनों में बिजारनेस का लेवल ऑलमोस्ट सेम था। मतलब सिजोफ्रेनिया में इंसान वेकिंग लाइफ में भी सपनों की तरह बिहेव करता है। क्रिएटिविटी और मैडनेस में एक पतली सी लाइन होती है। जब डोपामिन सर्किट्स ओवर एक्टिव होते हैं तो क्रिएटिविटी से मैडनेस की तरफ भी जा सकता है। ड्रीम्स भी इसी डोपामिन सर्ज का एक फॉर्म है जिसमें इमेजिनेशन और रियलिटी मिक्स हो जाते हैं। साइंस और आर्ट में ज़्यादा फर्क नहीं है, दोनों को डोपामिन ड्राइव करता है। पोएट्स और साइंटिस्ट दोनों ही इमेजिनेशन और अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ पर डिपेंड करते हैं। स्टडीज़ कहती हैं कि नोबेल प्राइज़ विनर्स में आर्टिस्टिक हॉबीज़ का परसेंटेज ज़्यादा होता है। मिलेनियम में जब Y2K प्रॉब्लम आया था तो प्रोग्रामर्स की कमी थी,
तब कुछ कंपनीज ने म्यूजिशियंस को हायर किया क्योंकि उनको प्रोग्रामिंग जल्दी समझ में आई। जीनियसेस में डोपामिन लेवल्स हाई होते हैं, इसलिए वो लोग सोशली थोड़े ऑकवर्ड हो जाते हैं। जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, मुझे ह्यूमैनिटी से प्यार है पर इंडिविजुअल लोगों से नहीं। उनकी पर्सनल लाइफ में भी रिलेशनशिप इश्यूज थे। हाईली डोपामिनर्जिक लोग आइडियाज और फ्यूचर पर फोकस करते हैं पर रियल वर्ल्ड और रिलेशनशिप्स में कनेक्ट नहीं कर पाते। उनका दिमाग अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और क्रिएटिविटी पर ज्यादा फोकस करता है। तो डोपामिन हमें क्रिएट करने की पावर देता है, नए आइडियाज सोचने की एबिलिटी देता है, पर यह पावर के साथ रिस्क भी आता है, मेंटल इलनेस, सोशल इश्यूज और रियलिटी से डिस्कनेक्ट होने का। हाईली डोपामिनर्जिक लोगों के लिए क्रिएशन ही सब कुछ होता है। वो अपनी खुशी से ज़्यादा फ्यूचर को बेटर बनाने पर ध्यान देते हैं। इवोल्यूशन ने ऐसे लोगों को बनाया है ताकि नए आइडियाज़ और इनोवेशन दुनिया में आए, चाहे उनकी पर्सनल हैप्पीनेस कुर्बान ही क्यों ना हो। चैप्टर 5 पॉलिटिक्स। साइकोलॉजिस्ट ने पर्सनैलिटी को मेजर करने के कई तरीके निकाले हैं, जैसे ओपननेस, सेल्फ डिसिप्लिन etc। पर एक डोमेन पर फोकस करने का मतलब पूरा पर्सनैलिटी मेजर करना नहीं होता। आईक्यू को जनरल इंटेलिजेंस नहीं माना जाता, पर यह एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और रीजनिंग को मेजर करता है। लेकिन रियल लाइफ में इमोशनल इंटेलिजेंस भी जरूरी होता है। रिसर्च ग्रुप एवरेजेस को रिप्रेजेंट करती है, पर इंडिविजुअल्स में फर्क हो सकता है। एक ग्रुप की ऑब्जर्वेशन हर इंडिविजुअल पर अप्लाई नहीं होती। जैसे स्टडीज बताती हैं कि स्मोकर्स में कैंसर रिस्क ज्यादा है, पर कुछ स्मोकर्स 90 साल से ज्यादा जीते हैं। उसी तरह डोपामिनर्जिक जीन वाला हर इंडिविजुअल में क्रिएटिविटी नहीं होती। जेनेटिक्स भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को इन्फ्लुएंस करते हैं। एक स्टडी में D4 जीन का 7R वेरिएंट ज्यादा नोवेलिटी सीकिंग बिहेवियर से लिंक्ड पाया गया। इसका मतलब ये लोग नई चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं और इम्पल्सिव होते हैं। टीवी और इंटरनेट न्यूज़ शॉर्ट और कैची स्टोरीज पर ज़्यादा फोकस करते हैं। लॉन्ग थॉटफुल पीसेस को इग्नोर किया जाता है क्योंकि डोपामिन को इंस्टेंट हिट चाहिए। नील पोस्टमैन ने अपनी बुक अम्यूजिंग आवरसेल्व्स टू डेथ में यह पॉइंट रेज किया है। उन्होंने कहा कि न्यूज़ एंटरटेनमेंट बढ़ गई है जो सीरियस डिस्कशन को कमज़ोर कर रही है। इंटरनेट न्यूज़ अब और भी शैलो हो गई है। क्विक हिट स्टोरीज डोपामिन को इंस्टेंटली हिट करती है, इसलिए हम लंबी स्टोरीज को इग्नोर कर देते हैं। फ्यूचर में न्यूज़ और भी ज़्यादा ब्रीफ और शैलो हो सकती है। इमोजी और शॉर्ट वीडियोस ने सीरियस कंटेंट को पीछे छोड़ दिया है। पोस्टमैन कहते हैं कि एक कल्चर मिस इन्फॉर्मेशन से सर्वाइव कर सकता है, पर अगर वो दुनिया को सिर्फ छोटी छोटी स्टोरीज में समझने लगे तो सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। डर काम करता है क्योंकि लोग लॉस से ज़्यादा डरते हैं। खोने का दर्द जीतने की खुशी से ज़्यादा होता है। जैसे अगर $20 हारने का चांस हो तो उसकी तकलीफ $20 जीतने की खुशी से ज़्यादा होती है। इसलिए लोग 50-50 कॉइन टॉस वेजर को रिजेक्ट कर देते हैं। मैथमेटिशियन बोलेगा कि अगर जीतने का चांस 50-50% हो और प्राइज ज़्यादा हो तो बेट लेना चाहिए, पर लोग $20 की बेट पर $30 जीतने का ऑफर भी रिजेक्ट कर देते हैं। ब्रेन स्कैन से पता चला कि डिजायर सर्किट के न्यूरॉन्स विंस के बाद ज़्यादा एक्टिव होते हैं और लॉसेस के बाद कम, पर लॉस के टाइम निगेटिव रिएक्शन ज़्यादा स्ट्रांग होता है। इस बैलेंस के पीछे अमिगडाला का रोल है, जो फियर और निगेटिव इमोशंस को प्रोसेस करता है। जब बिट लूज होता है तो अमिगडाला ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। हियर एंड नाउ सिस्टम प्रेजेंट पे फोकस करते हैं और चीज़ें खोने पर डिस्ट्रेस फील करवाते हैं। एक एक्सपेरिमेंट में कॉफ़ी मग दिया गया कुछ लोगों को और ट्रेड करने को बोला गया। जिनके पास मग था उन्होंने ज़्यादा प्राइस मांगा और बायर्स ने कम ऑफर किया। सब अपनी चीज़ को देने से कतराते हैं। एक रेयर डिजीज़ में जिसमें अमिगडाला डैमेज हो जाता है, लोग लॉस और गेन को बराबर समझते हैं। मतलब बिना अमिगडाला के लॉस अवर्जन गायब हो जाता है। लॉस अवर्जन में डोपामिन गेन पे +1 और लॉस पे -1 देता है, पर हियर एंड नाउ सिस्टम लॉस पर भी -1 देता है, तो ओवरऑल लॉस को -2 की तरह फील करते हैं। चैप्टर 6
प्रोग्रेस। 2 लाख साल पहले मॉडर्न ह्यूमंस अफ्रीका में इवॉल्व हुए। 1 लाख साल बाद वो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फैलने लगे। माइग्रेशन जिंदा रहने के लिए ज़रूरी था, क्योंकि किसी डिजास्टर से पूरी पॉपुलेशन ख़त्म हो सकती थी। जेनेटिक एविडेंस कहता है कि हमारे एंसेस्टर्स कभी लगभग ख़त्म होने वाले थे, सिर्फ 20,000 लोग बचे थे। माइग्रेटिंग अलग अलग रीजन्स में बसने से एक्सटिंक्शंस का रिस्क कम हो गया। माइस पे किए गए एक्सपेरिमेंट्स ने दिखाया कि डोपामिन बढ़ने से एक्सप्लोरेटरी बिहेवियर भी बढ़ता है, मतलब डोपामिन उनको नई जगह एक्सप्लोर करने पे मजबूर करता है। ह्यूमन माइग्रेशन में भी डोपामिन का रिस्क हो सकता है। DRD4 जीन का लॉन्ग वर्जन, जिसे 7R एलील कहते हैं, रिस्क टेकिंग और नोवेलिटी सीकिंग को बढ़ाता है। इस जीन वाले लोग नई जगह, नई चीज़ें और नए लोग एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं। जितने दूर माइग्रेट किए उतना ज़्यादा 7R एलील मिला। जो लोग अफ्रीका से साउथ अमेरिका तक गए उनमें ये एलील 69% था। नॉर्थ अमेरिका में ये 32% था, मतलब जितनी दूरी उतना ज़्यादा डोपामिन जीन। शायद माइग्रेशन किसी और रीज़न से हुआ हो, जैसे कॉन्फ्लिक्ट या फूड हंटिंग, पर 7R एलील माइग्रेट करने वाले लोगों में ज़्यादा क्यों? 7R वाले लोग इन्वायरमेंट में अडेप्ट करने में बेटर होते हैं। उनको नोवेलिटी और रिस्क लेने का शौक होता है। स्ट्रेस भी कम फील करते हैं, जो सर्वाइवल के लिए हेल्पफुल है। 2 थियरी हैं। डोपामिन ने लोगों को नई अपॉर्चुनिटीज ढूंढने पर मजबूर किया, और दूसरा, माइग्रेशन किसी और वजह से हुआ, पर डोपामिन जीन ने उनको सर्वाइव करने में हेल्प किया। स्टडीज बताती हैं कि दूर तक माइग्रेट करने वाले लोगों में ही ये जीन ज़्यादा मिला, मतलब माइग्रेट करने के बाद ही ये जीन यूजफुल बना। बाइपोलर डिसऑर्डर में मूड कभी हाई और कभी लो, यानी डिप्रेशन होता है। मैनिया यानी हाई, इसमें डोपामिन ज़्यादा होता है, जो हाई एनर्जी और इम्पल्सिवनेस देता है। कोकेन जैसे ड्रग्स डोपामिन ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक कर देते हैं, जो डोपामिन को क्लीन करने का काम करता है। इस वजह से डोपामिन ज़्यादा टाइम तक एक्टिव रहता है, जो मेनिया जैसे सिम्टम्स को देता है। बाइपोलर पेशेंट्स क्रिएटिव और इंटेलिजेंट होते हैं, पर उनका ब्रेन हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स कार की तरह होता है, पावरफुल पर जल्दी ब्रेक डाउन करने वाला। हाई डोपामिन से मोटिवेशन और क्रिएटिविटी आती है, पर कभी कभी ब्रेन को ओवरलोड भी कर देता है। इसलिए कुछ फेमस लोग जो बाइपोलर थे, उन्होंने ग्रेट अचीवमेंट्स भी किए और स्ट्रगल्स भी देखी। डोपामिन सेल्स ब्रेन के सिर्फ 0.0005% होते हैं, पर हम अपनी आइडेंटिटी उन्हीं से बनाते हैं। फिलोसोफर कहते हैं कि ह्यूमैनिटी का एसेंस फ्री विल में है, ये भी डोपामिन का ही काम है। हिडनिस्ट कहते हैं कि प्लेजर लेना इंसानी फितरत है, ये भी डोपामिन ड्रिवन है। आर्टिस्ट कहते हैं कि क्रिएटिविटी उनकी एसेंस है, ये भी डोपामिन से ही आता है। डोपामिन हमें इमेजिनेशन और पॉसिबिलिटीज़ में जीने पर मजबूर करता है। रियलिटी को इग्नोर करने लगते हैं क्योंकि हमें कंट्रोल चाहिए, पर जो प्रेजेंट मोमेंट है वही असली है। डोपामिन वाले लोग हमेशा फ्यूचर में जीते हैं, पर रियल दुनिया में खुश रहना सीखना भी ज़रूरी है। हम अपनी रियल दुनिया को छोड़कर एक इल्यूजनरी दुनिया में जीने लगते हैं, अपने डिज़ायर्स के पीछे भागते रहते हैं और असली खुशी खो देते हैं। आखिर में यही एटीट्यूड हमें बर्बाद भी कर सकता है। चैप्टर 7, हार्मनी। मास्टरी का मतलब है किसी चीज़ में एक्सपर्ट हो जाना, जैसे पैकमैन खेलना, फ्रेंच कुकिंग करना या प्रोग्रामिंग में माहिर होना। मास्टरी से डोपामिन को सेटिस्फेक्शन मिलता है, क्योंकि वो रिवॉर्ड को मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट कर लेता है। जब हम किसी चीज़ में परफेक्ट हो जाते हैं तब डोपामिन को भी सुकून मिलता है और हेयर एंड नाउ केमिकल्स भी खुश हो जाते हैं। मास्टरी से एक और चीज़ मिलती है, इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, मतलब अपनी लाइफ को अपने कंट्रोल में मानना। जो लोग ये फील करते हैं वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं और लाइफ में ज़्यादा सक्सेसफुल भी। दूसरी तरफ एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल वाले लोग हर चीज़ को फेट या दूसरों पर डालते हैं, इसलिए मास्टरी में एफर्ट लगता है, पर जब मिलती है तो काफ़ी सेटिस्फाइंग होती है। अक्सर हम किसी बोरिंग काम को करते वक्त दूसरी चीज़ों के बारे में सोचते हैं, जैसे दांत साफ करते वक्त फ्यूचर की प्लानिंग,
लेकिन अगर हम उस मोमेंट में फोकस रहें तो हमें नए सरप्राइजेस मिल सकते हैं। डोपामिन को सबसे ज़्यादा मज़ा तब आता है जब कोई अनएक्सपेक्टेड रिवॉर्ड मिलता है। रियलिटी में जो सरप्राइजेस हैं वो माइंड को फ्रेश रखते हैं। हमारे सेंसरी इनपुट से रियलिटी को एक्सप्लोर करना डोपामिन और हियर एंड नाउ को बैलेंस में रखता है। जब हम किसी नई जगह में घूमते हैं तो हर चीज़ नई और इंटरेस्टिंग लगती है। यही नोवेलिटी हमें डोपामिन से खुशी और हियर एंड नाउ से पीस देती है। नेचर में जाने से माइंड को ब्रेक मिलता है। एक स्टडी ने बताया कि बस 40 सेकंड्स तक नेचर की तस्वीर देखने से भी कंसंट्रेशन बढ़ती है। इसलिए नेचर बेस्ड एक्टिविटीज़ को अपनी लाइफ में इंक्लूड करना चाहिए। मल्टीटास्किंग वहीं हमारे ब्रेन को थका देती है। एक टाइम पे सिर्फ एक काम करना ज़्यादा एफिशिएंट होता है। स्टडीज़ ने यह भी दिखाया है कि मल्टीटास्किंग से मिस्टेक्स बढ़ जाती हैं और प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। क्रिएटिविटी एक ऐसी एक्टिविटी है जो डोपामिन और हियर एंड नाउ को साथ लाती है। पेंटिंग, गार्डनिंग, कुकिंग, ये सब माइंड और हाथ को मिलाकर काम करने का मौका देते हैं। इसमें ना सिर्फ डोपामिन से थ्रिल मिलता है बल्कि हियर एंड नाउ से सुकून भी मिलता है। एक बिजनेसमैन जो लाइफ से बोर हो गया था, पेंटिंग में वापस आने के बाद खुश रहने लगा। ऐसे क्रिएटिव काम करने से हमारा माइंड फ्रेश और बैलेंस रहता है। डोपामिन हमें इमेजिनेशन और क्रिएटिव बनाता है। हियर एंड नाउ हमें ग्राउंडेड और कंटेंट रखते हैं। दोनों को बैलेंस करके ही हम रियल हैप्पीनेस पा सकते हैं। सिर्फ डोपामिन ड्रिवन लाइफ में डिससेटिस्फैक्शन और सिर्फ हियर एंड नाउ ड्रिवन लाइफ में स्टैग्नेशन होता है। हार्मनी तभी मिलती है जब हम डोपामिन और हियर एंड नाउ दोनों को मिलाकर जीते हैं। अपने गोल्स के पीछे भागना भी ज़रूरी है, पर यह भी याद रखना कि आज का दिन भी इम्पॉर्टेंट है। सेंसरी एक्सपीरियंसेस और अब्स्ट्रैक्ट थॉट्स को साथ लेकर चलना ही लाइफ में असली बैलेंस है। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में एक और बुक के साथ। मेरा नाम है रोहित और आप सुन रहे थे सिलेबस विद रोहित। धन्यवाद।